हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे और घर पर स्वच्छ होंगे। ठीक है, चलिए। तो आपको पता होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कक्षा 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर हमने कृषि पद्धति पढ़ रहे थे। यहाँ पर किसकी अगर हमें फसल करना होगा तो हम कौन कौन से स्टेप को फॉलो करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फिलहाल के लिए 2 स्टेप के बारे में तो हमने स्टडी कर ली है बहुत ही डिटेल में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि ये जो आपको दिख रही है यहाँ पर, ये मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद उर्वरक करना, ये सिंचाई करना, खरपतवार सुरक्षा, कटाई करना या भरण भंडारण करना। तो ये सारे के सारे टॉपिक होते हैं जो कि एक कृषि पद्धति इन सभी को कहते हैं। तो फिलहाल के लिए हमने इसमें से 2 टॉपिक के बारे में पढ़ लिया था। एक हमने पढ़ा था कि मिट्टी कैसे तैयार की जाती है और दूसरा बुआई कैसे की जाती है। आज जो हम फिलहाल पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर खाद एवं उर्वरक देना। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि जब हम मिट्टी तैयार कर लेते हैं, खेत में बीज बो देते हैं, उसके अलावा हम खेत में खाद और उर्वरक डालते हैं, क्यों डालते हैं, किस लिए डालते हैं। ठीक है, और खाद और उर्वरक कहते किसे हैं, इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर खाद और उर्वरक से। ठीक है, उससे पहले जब हमने यहाँ पर कृषि औजार के बारे में हमने पढ़ाई कर ली थी। उसके अलावा हमने क्या क्या की थी, उसके अलावा जब हमने यहाँ पर हल के बारे में स्टडी कर लिया अच्छे से। हल शिफ्ट क्या होता है इसके बारे में पढ़ लिया था। कुदाली क्या होती है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ाई कर ली थी। ठीक है, चलिए जानते हैं इसके आगे हमने बताया कल्टीवेटर क्या होती है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, फिर बुआई कैसे की जाती है। ठीक है, बुआई करने के लिए हमें अच्छे और स्वच्छ बीजों की आवश्यकता होती है। ये परंपरागत औजार क्या होती है। साथ साथ यहाँ पर हमने सीड ड्रिल के बारे में भी पढ़ाई की थी कि ये सारी चीज़ें क्या होती है। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर खाद एवं उर्वरक के बारे में। ठीक है बच्चा, ये आपके लिए जो है नया टॉपिक है। तो आज हम इसी कारण पढ़ेंगे खाद एवं उर्वरक के बारे में कि खाद और उर्वरक मिलाना ये आपके टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर खाद एवं उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता हो, हम उन्हें खाद और उर्वरक कहते हैं। बच्चे एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि वे पदार्थ जिसको हम मिट्टी में इसीलिए मिलाते हैं ताकि मिट्टी में पोषक तत्व रहे, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी ना हो, इसीलिए हम मिट्टी में खाद और उर्वरक को मिलाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हम खेतों में खाद और उर्वरक क्यों डालते हैं, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि हम मिट्टी में खाद और उर्वरक इसलिए डालते हैं ताकि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी ना हो। ठीक है, ओके चलिए। यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर बूझो है जो कह रहा है यहाँ पर कि मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसलों को देखा है जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। वो कह रहा है कि मैंने देखा एक खेत में कि एक बहुत अच्छा सा फसल था, एकदम स्वस्थ फसल था, जबकि उसी के पास में एक और खेत था जहाँ पर पौधे जो थे कैसे थे, कमजोर था। ठीक है, जहाँ पर पौधे जो थे वो कमजोर थे। ठीक है, वो कह रहा है कि कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह क्यों उगते हैं। तो बूढ़ों को यही समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये कैसे हो गया, एक फसल इतना अच्छा एक फसल इतना कमज़ोर। ठीक है, वो जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक फसल अच्छा होता है और एक फसल अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये सब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा। जब आप इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा इस क्वेश्चन का कि एक फसल जो होता है अच्छा होता है, दूसरा अच्छा नहीं होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें पोषक तत्वों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, खाद और उर्वरक के ऊपर डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें कि कौन से पौधे अच्छे होंगे कौन से कमज़ोर होंगे। ठीक है, चलिए उसके आगे पढ़ते हैं हम यहाँ पर। चलिए, तो अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। हम सबको पता है कि मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं और यह फसल को जो होते हैं खनिज प्रदान करते हैं, यानी खनिज देते हैं। यह पोषक पौधों को
वृद्धि के लिए आवश्यक बनाता है। ये जो मिट्टी होगी, मिट्टी जो भी खनिज पदार्थ फसल को देगी, उससे क्या होता है कि जो पौधे में पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, चलिए बात करते हैं उसके आगे। कुछ क्षेत्र में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता होगा। हम कई बार देखते हैं कि जो किसान होते हैं ना, वो एक फसल उगाते हैं और एक फसल की कटाई करने के बाद तुरंत बाद फिर से वो एक नया फसल उसमें बो देते हैं। इससे क्या होता है कि वो किसान जो होता है कभी भी खेत को खाली नहीं छोड़ता। तो क्या होता होगा इसका मतलब यही होता होगा कि जब वो खाली नहीं छोड़ता होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर पोषकों की खेतों में कमी हो जाती होगी। ठीक है, चलिए उसके आगे पढ़ते हैं। उसके आगे, फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी में क्या होती है, जब हम फसल को तुरंत बाद उगाते रहते हैं, मतलब उनको कभी खाली नहीं छोड़ते हैं, तो इससे क्या होता है कि मिट्टी में पोषकों की कमी हो जाती है। और इसी मिट्टी में पोषक की कमी ना हो, इसी क्षति को पूरा करने के लिए हम खेतों में खाद डालते हैं। ठीक है, और इसी प्रक्रम को जो है खाद देना कहलाता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं उसके आगे। अब देखिए पौधा कमजोर कैसे होता है। पौधा जो होता है कमजोर तब होता है जब हम क्या करते हैं, उसमें सही मात्रा में हम खाद नहीं डालते, यानी कि अपर्याप्त खाद देने से पौधे जो होते हैं कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए जितना जरूरी हो पौधे को खाद की आवश्यकता, उतना हमें देना चाहिए, नहीं तो हमारा पौधा कमजोर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अभी हमने देखा यहाँ पर कि फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। तो इस कमी को हम पूरा करने के लिए खाद देते हैं। खाद क्या होती है, अगर मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ लिया खाद किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे आप? तो ध्यान रखना है हमेशा कि खाद किसे कहते हैं। ठीक है, खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती हैं। खाद क्या होता है? खाद एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो कि पौधे या जंतु से बनते हैं, यानी कि पौधे और जंतु होते हैं ना, अपशिष्ट जो मरे गले पौधे होते हैं, मरे गले पौधे हो गए, जंतु हो गया, मृत जंतु होता है, उसके द्वारा आपका खाद का निर्माण किया जाता है। किसी किसान पादप एवं जंतु अवशेषों को एक गड्ढे में डालते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। किसान क्या करते हैं, जो वह पौधे जो आपके सड़ गल गए हैं या फिर वह जंतु जो मर गई है, उन सभी को वो क्या करते हैं, एक गड्ढे में डाल देते हैं। ठीक है, और उस गड्ढे में डाल करके उसका अपघटन होने के लिए उसको खुले में ही छोड़ देते हैं। अपघटन का मतलब है कि जो मृत जीवी जो है वो आ करके सड़े गले पदार्थों से अपना पोषक प्राप्त करेंगे, इसीलिए उसको छोड़ देती हैं ऐसे खुला में। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। ये आपको पहले ही पता होगा कि अपघटन जो होता है वो कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा की जाती है। सूक्ष्म जीव वह होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, नॉर्मली आंखों से नहीं देखा जाता है, उसको हम मेनली जो है सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप से देखते हैं। अपघटित पदार्थ खाद्य के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुओं द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ा होगा। तो वो कह रहा है कि जब हम उस मरे हुए जंतु को या सड़े गले पौधे को जब हम जो होता है गड्ढे में डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है कि उसका अपघटन होता है, और वो जो अपघटन होकर जो कुछ भी बना है, वो अपघटित पदार्थ को हम खाद के रूप में उपयोग कर लेते हैं। तो यह होती है हमारा खाद। तो हम खाद को जो यहाँ पर घर पर बना सकते हैं। इसके अलावा जो होता है खाद को हम केंचुए की मदद से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए उसके आगे पढ़ते हैं यहाँ पर। उससे पहले हमारे पास एक एक्टिविटी दे रखी है। ठीक है,
एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी को करेंगे हमें पता चलेगा कि हमें उर्वरक की क्यों आवश्यकता होती है, उर्वरक का क्या काम होता है, वो हमें इस एक्टिविटी के दौरान पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। बच्चे आपको पता होगा कि हम जो है बीजों को कैसे अंकुरित करते हैं ना। आपको पता होगा कि जैसे हमारे चने होते हैं या मूंग होते हैं, जब हम उसको पानी में एक दिन के लिए छोड़ देते हैं और एक दिन छोड़ देने के बाद फिर उसमें से हम पानी में से मूंग और चने को छान लेते हैं, उनके बीज को पानी में से निकाल देते हैं और फिर उनको कुछ भीगे हुए कपड़े में बांध कर रख देते हैं, तो उनमें एक सफ़ेद कलर की संरचना जैसी हमें दिखाई देने लगती है, उसी को हम कहते हैं अंकुरित होना। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मूंग एवं चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवोविद छांट लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, इस चने और मूंग में से एक ही आकार के, ठीक है, तीनों यहाँ पर, चाहे आप चने ले लें या मूंग ले लें, ठीक है, तो तीनों एक ही आप बीज है, मतलब इन तीनों एक ही प्रकार के बीज आप लेंगे। ठीक है, और अब 3 गिलास अथवा ऐसे ही पात्र लीजिए। अब क्या करना है, हमने 3 बीज को लिया है ना, बिल्कुल एक समान उसकी आकार है। अब क्या करना है, ठीक वैसा ही बिल्कुल इसमें भी करना है। अब हमें 3 गिलास भी लेनी है। ठीक है, हमें अब 3 गिलास भी लेनी है, बिल्कुल एक जैसा ही। ठीक है, और इन सब का हम नाम रख देंगे कि एक का ए रखेंगे, बी रखेंगे, फिर सी रखेंगे, और उन सबको निशान लगा देंगे कि ये ए गिलास है, ये बी गिलास है, ये सी गिलास, उसका नामकरण कर देंगे। गिलास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिला देने। अब क्या करना है, जो गिलास ए था हम उसमें थोड़ी सी मिट्टी लेंगे और उसमें थोड़ी सी हम गोबर की खाद भी मिला देंगे, और फिर गिलास बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उनमें थोड़ा सा यूरिया मिला देंगे। और वैसे ही क्या करना है, गिलास बी में करना है। गिलास बी में भी उतना ही मिट्टी लेना है जितना हमने गिलास बी में ए में लिया था। ठीक है, फिर उतना मिट्टी ले करके गिलास बी वाले में हम यूरिया मिला देंगे। ठीक है, फिर तीसरे गिलास में क्या करेंगे, हम तीसरे गिलास में जो है गिलास सी में कुछ मिट्टी ले करके बिना कुछ मिलाए अब इनमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए, प्रतिदिन पानी देते रहे। तो अब क्या करना है, गिलास सी जो था हमारे पास, उसमें क्या करना है, कुछ मिट्टी लेनी है और उसमें कुछ नहीं मिलाना है। और अब क्या करना है, फिर तीनों गिलास में क्या करना है, हमें पानी डाल करके उसको एक सुरक्षित स्थान पर जाकर रख देना है। और ऐसा जो है हमें लगभग 7 से 10 दिनों तक जो है पानी डालते रहना है, किसमें, इन तीनों गिलास में। और फिर आप नोट कीजिए कि आखिर उनमें क्या वृद्धि हुई। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा इस फिगर में, ये रही, ये जो हमें फिगर दिख रही है, ये हमारे प्रयोग की तैयारी हो रही है। ये फिगर दिख रही है ना, ये प्रयोग की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए गिलास है, बी गिलास है, सी गिलास है। इन तीनों में एक एक हम चने के बीज या मूंग का बीज डाल दिया गया था, और फिर इन तीनों में समान मात्रा मिट्टी डाली गई। ठीक है, और फिर क्या किया गया, एक में गोबर डाला गया गिलास ए में, एक में जो था यहाँ पर यूरिया डाला गया था, और एक खाली सी वाले में सिर्फ मिट्टी डाली गई थी और पानी डाला गया था। और इन तीनों में क्या हुआ कि लगातार 10 दिनों तक पानी डालता ही रहा। ठीक है, यानी कि डलता ही रहा, इसमें 10 दिन तक हमने इसमें पानी डालते ही रहे। आप देख सकते हैं कि इसमें आपको पौधा जो है कम आपकी दिख रही होगी, ज़्यादा घने नहीं है इसमें, जबकि इसमें ज़्यादा घना है और इसमें तो बहुत ही कम है। ठीक है, चलिए उसके आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि हमें इस रिएक्शन से क्या साबित होता है। आप दिख रहा होगा यहाँ पर कि खाद एवं उर्वरक के साथ पौधे की वृद्धि कैसे होती है, वो हमने देखी यहाँ पर। चलिए उसके आगे पढ़ते हैं हम यहाँ पर। क्या तीनों क्लासों के पौधे में वृद्धि की गति एक समान थी? बिल्कुल नहीं थी। आपने देखा किसी में पौधे ज़्यादा लंबे थे तो किसी में कम लंबे थे, किसी में पौधा ज़्यादा घना था तो किसी में कम घना था। तो यानी कि गिलासों में वृद्धि जो है वो एक समान नहीं हुई है। किस गिलास में पौधे की वृद्धि बेहतर है? तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो है
गिलास बी हमें दिख रहा होगा यहाँ बहुत अच्छे तरीके से, मैं आपको रेड कर देती हूँ यहाँ पर। यस, ये गिलास बी रहा। गिलास बी में क्या हुआ कि ज़्यादा अच्छे से जो इसमें वृद्धि हुई है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर है किस गिलास के पौधे में वृद्धि सबसे अधिक है, तो गिलास बी में हुई है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अभी यहाँ पर हम उर्वरक के बारे में। हमने खाद के बारे में पढ़ लिया कि ये कार्बनिक पदार्थ होती है और इस हम घर पर नॉर्मली बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था खाद के बारे में कि खाद जो होता है एक कार्बनिक पदार्थ होता है, वैसे ही यहाँ पर उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ होता है और इसमें कुछ ही पोषक होते हैं, सभी पोषक नहीं होते इसमें, ठीक है। वे खाद से किस प्रकार भिन्न है, जरा बताओ कि यहाँ पर खाद में और उर्वरक में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे कैसे क्या क्या डिफरेंस होती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं जरा यहाँ पर उर्वरक के बारे में। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण जैसे कि यूरिया हो गया, अमोनियम हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, पोटास हो गया, एनपीके यानी कि एन का मतलब नाइट्रोजन, पी का मतलब फॉस्फोरस और के का मतलब पोटेशियम। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर हम उर्वरक की बात करते हैं तो उर्वरक का उत्पादन जो था हम फैक्ट्री में करते हैं, जबकि हम खाद को घर में बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए यहाँ पर कि कौन कौन से उर्वरक हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो यूरिया हो गया, अमोनियम है, सल्फेट हो गई, सुपर फॉस्फेट हो गया, पोटास हो गया या एनपीके हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारे यहाँ पर ये क्या है, उर्वरक हैं ये सब, ठीक है। चलिए उसके आगे बात करते हैं यहाँ पर। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसे फसलें की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिली है। उर्वरक का जब किसान उपयोग करता है तो इससे क्या होता है कि अगर किसान अगर वहाँ पे गेहूं की खेती कर रहा है या धान की खेती कर रहा है या फिर मक्का की खेती कर रहा है, ठीक है, जब वो उर्वरक डाल देगा ना इन सब चीज़ों में तो उसकी फसल जो होगी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि फसल जो होगी अच्छी होगी, ठीक है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। अगर हम बात करते हैं उर्वरक के बारे में तो उर्वरक का क्या होता है कि जब हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरता जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, यानी कि मिट्टी हमारा कमज़ोर हो जाता है जब हम ज़्यादा उर्वरक इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि उर्वरक जो होता है एक रासायनिक पदार्थ है, इसीलिए इससे मिट्टी को भी हानि होती है जब हम ज़्यादा यूज करते हैं उर्वरकों का, ठीक है। साथ साथ जो ये जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अगर हम यहाँ पर उर्वरक के बारे में बात करते हैं तो उर्वरक से क्या होता है कि हमारा जल प्रदूषण भी होता है, ठीक है। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, अथवा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ जगह छोड़ देना चाहिए। तो हमें जो है ज़्यादा यही सलाह दी जाती है कि हम जो है यहाँ पर उर्वरक का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे क्या होती है कि हमारी मिट्टी खराब हो जाएगी और हमारा जल प्रदूषण भी बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे, हम जो होंगे जैविक खाद का उपयोग करेंगे, क्योंकि जैविक खाद जो होती है एक रासायनिक पदार्थ नहीं होता है, ये तो कार्बनिक पदार्थ होता है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो होता है जब हम दो फसल करेंगे ना तो उनके बीच में हमें कुछ समय के लिए जगह छोड़ देनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि हमने एक उगाया फिर एक को काटा फिर तुरंत दूसरा उगा दिया। ऐसे करेंगे तो हमारी जो मिट्टी की खराब हो जाएगी, उसमें पोषक तत्व की कमी भी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं यहाँ पर। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन, जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। जब हम खाद का उपयोग करते हैं ना तो इससे क्या होता है कि मिट्टी के गठन में जल को अवशोषित करने की क्षमता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति भी हो जाती है। तो खाद के उपयोग से क्या होता है, जल और मिट्टी गठन जो होती है ज़्यादा मात्रा में वृद्धि होती है। साथ साथ जो होता है खाद के उपयोग से मिट्टी में किसी भी प्रकार के पोषकों की कमी भी नहीं होती है, ठीक है, उनको आराम से पोषक मिल जाता है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का एक अन्य तरीका होता है फसल चक्रण।
अब ऐसा बिल्कुल नहीं कि अगर हमें मिट्टी में पोषक की कमी ना हो, इसके लिए हम केवल खाली खाद ही डालेंगे, तो ऐसा नहीं है। हम मिट्टी में पोषकों की पूर्ति करने के लिए जो है एक फसल चक्रण का भी इस्तेमाल करते हैं। यह एक अन्य विधि होती है और फसल चक्रण के उपयोग से भी हम मिट्टी में पोषकों की कमी को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं फसल चक्रण क्या होता है। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर उगा में क्रम में उगा कर किया जाता है। तो फसल चक्रण हम तब करते हैं जब हम एक फसल उगाते हैं, फिर उसके कुछ समय बाद जो होते हैं इसका फसल उगाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर। पहले क्या होता था कि उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा दूसरा गेहूं दूसरी ऋतु में उगाते थे। अगर हम अपने उत्तरी भारत की बात करते हैं तो उत्तर भारत में क्या होता था कि किसान जो थे पहले फलीदार चारा, जो फल फूल वाले होते हैं, जैसे दाल वाल होती है, इन सबको एक ऋतु में उगाया करते थे और जो गेहूं थी उसको अलग ऋतु में उगाते थे। ठीक है, इससे क्या होता था, इससे होता है कि मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। इससे क्या होता है कि मिट्टी में नाइट्रोजन होती है वो लगातार मिलती रहती है और हमें अलग से उर्वरक डालने की ज़रूरत नहीं होती है। आप कहें कैसे? क्योंकि जो यहाँ पर हमारे पास फलीदार पादप होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि इसके जड़ के नीचे राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है, वो होता है। ठीक है, फलीदार जितने भी पौधे होते हैं ना, उनके नीचे होता है राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो कि उन पौधे को नाइट्रोजन देते रहता है। तो अगर हम पहले फलीदार चारा उगाते हैं, फिर उसकी फसल की कटाई करके अगर हम गेहूं उगाते हैं, तो हमें दोबारा उसमें खाद उर्वरक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए उसका आगे पढ़ते हैं। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। ठीक है, उन किसानों को यह बात सिखाई जाती है कि आप जो ज़्यादा खेत में उर्वरक और खाद ना डालें। ठीक है, ओके, उसके बदले वो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें जो है पहले फलीदार चारा उगाना चाहिए एक ऋतु में, और दूसरे ऋतु में उनको जो है गेहूँ उगा लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ा था। राइजोबियम बैक्टीरिया होता है एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है ये। ठीक है, और ये जो होते हैं हमारे फलीदार जो पादप होते हैं जिनमें फल होती है या फिर दाल के पौधे होते हैं, उनके जड़ों में हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि वह जो होते हैं पौधे को नाइट्रोजन देते हैं, राइजोबियम, और भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं पौधे को प्रदान करते हैं। और पौधे क्या करते हैं, राइजोबियम को रहने के लिए आवास दे देते हैं और खाने के लिए पोषक तत्व इनको मिल जाता है पौधे की मदद से। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, इसीलिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, बात करते हैं इनके बारे में। यह फलीदार यह फलीदार पौधे की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो जो राइजोबियम होता है ना, इससे क्या होता है कि ये पौधे की जड़ों में जो फलीदार पादप होते हैं उनके पौधे की जड़ों में ये पाए जाते हैं, और ये हमारे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी कहते हैं। जो वायुमंडल में जो आपका नाइट्रोजन होता है वो गैसीय अवस्था में होता है ना, लेकिन पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और पौधे जो है नाइट्रोजन के गैस के फॉर्म में नहीं ले सकती हैं। इसीलिए राइजोबियम के द्वारा नाइट्रोजन को जो है अलग पदार्थों में परिवर्तित कर दिया जाता है और तब उसको पौधे प्राप्त करती हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर हम खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। ठीक है, आज हम वही पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए आप इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना, हमेशा याद रखना है इसे। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या अंतर है। यहाँ पर ये रहा आपके पास उर्वरक और ये रहा खाद। हम इन दोनों में डिफरेंस पता करेंगे कि आखिर इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। देखिए पहला पॉइंट है यहाँ पर, पहला पॉइंट है यहाँ पर, वो है कि उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक की बात करते हैं तो इनको जो है मानव के द्वारा इनको जो है उगाया जा सकता है। ठीक है, मतलब मानव के द्वारा जो है उर्वरक बनाई जा सकती है। जबकि अगर हम खाद की बात करते हैं तो खाद जो है एक प्राकृतिक पदार्थ होता है जो गोबर एवं पौधे के अवशेष के विघटन से इसका निर्माण किया जाता है। तो उर्वरक क्या होता है, एक मानव निर्मित होता है, इनको मानव द्वारा बनाया जाता है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ होता है। ठीक है,
चलिए, मतलब इनको हम खुद से नहीं बना सकते हैं, ये पौधे और गोबर के द्वारा बनाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन उर्वरक को इंसान खुद बना सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में करते हैं, जबकि खेतों में खाद बनाई जाती है। एक डिफरेंस यहाँ पर और भी है कि उर्वरक का उत्पादन जो है हम फैक्ट्री में करते हैं, इसका उत्पादन हम घर पर नहीं कर सकते, लेकिन खाद जो होती है इसको खेतों में बनाई जा सकती है, जबकि उर्वरक को फैक्ट्री में, खाद को खेतों में बनाई जा सकती है, ये ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, तीसरा जो आपके पास पॉइंट है वो है यहाँ पर तीसरा पॉइंट हमारे पास है कि उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। तीसरा डिफरेंस है कि उर्वरक से क्या होता है कि मिट्टी को ह्यूमस नहीं मिल पाता है, ह्यूमस नहीं मिल पाता है, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस मिल जाता है, ठीक है। चौथा डिफरेंस हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, चौथा डिफरेंस हमारे पास है कि उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं, खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो उर्वरक में क्या होता है, अगर हम उर्वरक की बात करते हैं तो उर्वरक में क्या होता है कि उर्वरक में जो होता है पोषक जो होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब प्रचुर मात्रा में होते हैं, यानी ज़्यादा होते हैं खाद की तुलना में, जबकि खाद में क्या होता है कि इतने सारे पोषक जो होते हैं नहीं होते, ठीक है। चलिए जानते हैं अब हम यहाँ पर ओके, यहाँ जानते हैं, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि खाद और उर्वरक में अंतर तो पढ़ लिया, लेकिन अब जरा हम पढ़ेंगे खाद के लाभ के बारे में कि खाद से क्या लाभ होता है हमें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, खाद के क्या क्या लाभ होते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर कि जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है, इसके मुख्य कारण है। तो खाद और उर्वरक में से अगर आपसे पूछा जाता है कि खाद और उर्वरक में से अच्छा कौन होता है, सबसे ज़्यादा अच्छा कौन होता है, तो आप कहेंगे खाद। खाद जो होती है आपकी ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। क्यों अच्छी होती है, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, देखते हैं क्यों अच्छे होते हैं, कारण क्या क्या अच्छे होने के। पहला कारण है कि इससे मिट्टी की जलधारा क्षमता में वृद्धि होती है। इससे क्या होती है कि मिट्टी में जो आपकी जल होती है उसमें क्षमता में वृद्धि होती है, यानी कि मिट्टी में जो जल होता है उसका नुकसान नहीं होता है, इसीलिए हम खाद का उपयोग हमें करना चाहिए। दूसरा, इसमें इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इसमें क्या होता है कि खाद के उपयोग से मिट्टी आपके आराम से भुरभुरी यानी कि अच्छी हो सकती है, ठीक है, और जिसके कारण जो होता है हमारा गैस जो होता है वो विनिमय उसकी होती है बहुत ही अच्छी होती है, यानी कि विनिमय जो होती है उसकी अच्छी होती है, ठीक है, आराम से उसमें गैस जो होते हैं आ जा सकते हैं खाद के उपयोग से, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम खाद का उपयोग करते हैं इससे जो वैसे जीवाणु की संख्या वृद्धि होती है जो अच्छे जीवाणु होते हैं, मतलब जो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं, उन जीवाणुओं की वृद्धि होती है, ठीक है, क्योंकि खाद डालने से इन्हें कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर हम उर्वरक डालेंगे तो ये जीवाणु मर भी सकते हैं, ठीक है। चलिए चौथा पॉइंट हमारे पास, इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। इससे क्या होता है कि मिट्टी का गठन जो होता है वो भी सुधर जाता है, यानी कि अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो इतने सारे प्रयोग हैं जिसकी मदद से जो है हमें यहाँ पर खाद का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। खाद के लाभ थे, यहाँ पर आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि ये जो होती है आपके पास ये जो अभी आपको मैंने बताया यहाँ पर खाद और उर्वरक में अंतर, इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। इसको जो होता है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना है, किसको, खाद को। खाद और उर्वरक में अंतर जो है अच्छे तरीके से रट लेना है, और उसके अलावा यहाँ पर खाद के क्या क्या लाभ होते हैं इसको भी अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसके आगे जो आज हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं, ठीक है। खाद उर्वरक सॉरी कृषि पद्धतियाँ के कौन से टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, एक तो मिट्टी तैयार कैसे करी जाती है, बुआई कैसे करते हैं, ठीक है, खाद और उर्वरक को मिलाना, ये सब गाने पढ़ लिए। कल जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक,
तो कल हम पढ़ेंगे यहाँ पर सिंचाई के बारे में, ठीक है। तो कल जो हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे सिंचाई के बारे में, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि आप एक बार वीडियो देखने के बाद आप खुद से भी एक बार पढ़ लें ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से याद रहे, ठीक है। और अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए, ठीक है, या फिर अगर आपने इस चैप्टर का पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं और आपको वहाँ पर लिंक भी मिल जाएगी जहाँ से आप उस लिंक के दौरान जो है आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं इस चैप्टर के, ठीक है। तो घर में अच्छे और स्वस्थ रहिए। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं कल के वीडियो।